टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में फर्स्ट है आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डेफिनेशन तो आपको पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्या होती है, जब कोई एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम किसी और एटम और ग्रुप ऑफ एटम से क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए, सब्स्टिट्यूट हो जाए, उनको क्या बोलते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एक ए बी स्पीसीज है, हमने उसको क्या करा, सी से रिएक्ट करवाया, तो आपके पास क्या बन जाएगा, बी क्या हो जाएगा, सी से अगर रिप्लेस हो जाएगा, यानी ए सी आ गया प्लस बी निकल गया, तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोला जाता है आपके पास, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, 3 तरह की होती है। कौन कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन हमने फोकस जो करना है न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे करना है। तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एक न्यूक्लियोफाइल से जनरेट होती हैं, जो एक न्यूक्लियोफाइल से जनरेट होती हैं, उनको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे, देखिए मान लीजिए आपके पास एक कोई पर्टिकुलर स्पीसीज है RX, हमने क्या करा, इसको एक न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करवाया। एक पर्टिकुलर स्पीसीज है RX, हमने क्या करा, उसको एक न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करवाया। तो देखिए पहले RX में देखिए R पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। R पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, X पे क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। क्यों, समझ में लगा ये क्यों चार्ज क्यों आया। देखिए ये कार्बन है और ये हेलोजन है, तो कार्बन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हेलोजन से, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब देखिए जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, क्योंकि ये क्या इलेक्ट्रॉन रिच है, ये कहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे, तो ये सीधा जाके क्या करेगा, इस R के ऊपर अटैक कर देगा। ठीक है, R के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, X बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपली अगर हम देखें तो R और न्यूक्लियोफाइल की बॉन्ड बन गई है, प्लस X नेगेटिव आपके पास क्या हो गया है, बाहर निकल गया। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, मान लीजिए आपके पास ये क्या है, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर ये हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, एक तरह का, अगर हम H पॉजिटिव की बात करें तो वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो अगर मैं इसको फर्दर किसी और इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करवाता हूँ तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आके लग जाएगा और क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव निकल जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रोफाइल ने इस इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इस करके ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। समझ में लगा, ये मैकेनिज्म अभी करवाएंगे उसमें समझ में लग जाएगा। रिएक्शन देखिए क्या हो रही है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा था, इस इलेक्ट्रोफाइल ने इस इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर दिया, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरी इलेक्ट्रोफाइल को क्या करा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहाँ पे, बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है, H पॉजिटिव अगर निकलेगा वो तो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा ना, हम तो बेंजीन को न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं, लेकिन H पॉजिटिव तो इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, समझ में आए। उसके बाद देखिए आपके पास जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है वो भी क्या होती है, फर्दर और पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। एक होती है आपके पास SN1, एक होती है आपके पास SN2 रिएक्शन, और एक होती है आपके पास SI रिएक्शन। ठीक है, SI से हमें कोई नहीं लेना देना, हमने नहीं पढ़नी, हमने SN1 और SN2 की स्टडी करनी है। देखिए SN1 क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। ठीक है, देखो S का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब क्या है, यूनिमोलिकुलर। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। और अगर हम बात करें SN2 की, तो SN2 को क्या बोला जाएगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। अब देखिए 2 है तो 2 को क्या बोलेंगे, बाइमोलिकुलर।
ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर। अब देखिए जो ये, अब हमें कैसे पता चलेगा कोई पर्टिकुलर रिएक्शन SN1 से जा रही है या SN2 से जा रही है? तो उसके लिए देखिए क्या है कि कोई भी रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन किस वे से जाएगी, तो वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ R के ऊपर, नेचर ऑफ R के ऊपर। अभी लिखवाया था ना RX प्लस न्यूक्लियोफाइल, तो RX में जो R था उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप पे, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप का मतलब क्या, जो X नेगेटिव निकल रहा था वो लिविंग ग्रुप था, उसके नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगी कि कौन सी रिएक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आ रहा था, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगी कि जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो किस टाइप का आ रहा है, ठीक है। तीन चीजें तो ये आपने देख ली। एक फोर्थ चीज आती है सोलवेंट, कि हम किस सोलवेंट के अंदर रिएक्शन कर रहे हैं, तो उस सोलवेंट का भी इफेक्ट पड़ेगा कि कोई हो सकता है पर्टिकुलर में वो SN1 से जाए एक पर्टिकुलर सोलवेंट में, और किसी दूसरे पर्टिकुलर सोलवेंट में वो SN2 से चली जाए। तो नेचर ऑफ सोलवेंट का भी बहुत रोल रहता है, ठीक है। समझ में लगी ये चीज? तो जब भी आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो SN1 से जाएगी या SN2 से जाएगी, वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि जो R है वो कैसा है, जो लिविंग ग्रुप है, जाने वाला ग्रुप है वो कैसा है, न्यूक्लियोफाइल यानी कि जो आने वाला ग्रुप है वो कैसा है, उसके बाद कि हम किस सॉल्वेंट के अंदर रिएक्शन करवा रहे हैं वो कौन कैसा है, ठीक है। तो इन फैक्टर्स के ऊपर ये सभी रिएक्शंस क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। समझ में लगा? करें अब डिटेल में SN1 और SN2, कर दूँ अब इसको। हमने इतने सारे फैक्टर्स नहीं देखने, हमने सिर्फ और सिर्फ फैक्टर क्या चेक करना है, नेचर ऑफ R। हमने क्या चेक करना है, नेचर ऑफ R चेक करना है और कुछ नहीं चेक करना, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूं SN1 की, SN1 किस चीज पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। और जो SN2 था वो डिपेंड करता है बैक साइड अटैक होगा किसमें ज़्यादा फेवरेबल होगा, बैक साइड अटैक क्या होगा, किसमें ज़्यादा फेवरेबल होगा। देखो अगर हमारे पास हम नेचर ऑफ R की बात करें और साथ में क्या है, अगर हमारे पास जो लिविंग ग्रुप है गुड लिविंग ग्रुप हो, जो लिविंग ग्रुप है वो क्या हो, गुड लिविंग ग्रुप हो, उसके केस में बात करें। देखो जो SN1 है वो किस पे डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। SN2 किस पे डिपेंड करेगी कि बैक साइड अटैक किस में ज़्यादा फैसाइल है, फैसाइल मतलब ईजिली हो जाता है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक फैक्टर लिख रहा हूँ, ये इस टाइप की मेरे को एक रिएक्शन करवानी है। देखो ये क्या हो गया आपके पास, RX हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा था इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल हो गया, इसकी मैंने फर्दर रिएक्शन करवानी है। अब देखो दो चीज़ें हैं, या तो क्या बन जाए, इसका मैं कार्बोकैटायन बना के देखूं, इसका क्या करूं मैं, कार्बोकैटायन बना के देखूं। कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, CX बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, आपके पास कार्बोकैटायन बन जाएगा, ठीक है। यानी मैंने क्या करा, इसका एक बार पहले क्या करा, कार्बोकैटायन बना कर देखा। कौन सा कार्बोकैटायन बनाए, टर्शरी कार्बोकैटायन। टर्शरी कार्बोकैटायन क्या होता है, स्टेबल होता है। तो देखिए अगर आपके पास ये स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन SN1 से जाएगी, ठीक है। आपने इसका कार्बोकैटायन बना के देखा, मतलब X निकाल के देखा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा, जो कार्बोकैटायन बना है उसकी स्टेबिलिटी चेक करी, अगर वो स्टेबल है तो वो क्या जाएगा, SN1 से जाएगा, ठीक है। SN1 से जाए तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया आपके पास, पहले क्या गया, न्यूक्लियोफाइल चला गया, मतलब जो लिविंग ग्रुप था वो चला गया, प्लस क्या आ गया आपके पास, Br नेगेटिव। और जो ये स्टेप होता है वो क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। ये स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप है मतलब, स्लो स्टेप है मतलब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हो जाएगा ये, ठीक है। स्लो स्टेप है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, उस पर भी हम बाद में आएंगे। अब देखिए क्या है आपके पास, यहाँ से क्या चला गया, लिविंग ग्रुप चला गया। अब इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बोकैटायन। अब देखिए कार्बोकैटायन जब बन गया तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, जो अभी हमने न्यूक्लियोफाइल लिखा था वो न्यूक्लियोफाइल आएगा और इसके ऊपर अटैक करेगा,
इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो किस टाइप का प्रोडक्ट मिलना चाहिए, किस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, अल्कोहल तो मिलेगा, इन्वर्जन होगी या सेम रेजमिक मिक्सचर मिलेगा, किस टाइप का मिक्सचर मिलेगा, यहाँ पे रेजमिक मिक्सचर मिलेगा। रेजमिक मिक्सचर क्यों मिलेगा, अभी बताया था कार्बोकटाइन क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं। अगर कार्बोकटाइन प्लेनर होते हैं तो इक्वल पॉसिबिलिटी है कि OH ऊपर से भी आगे लग सकता है, नीचे से भी आगे लग सकता है। अगर OH ऊपर से आगे लगेगा तो आपके पास एक स्टीरियो आइसोमर बनेगा, एक इनआइसोमर बनेगा, नीचे से आगे लगेगा तो दूसरा इनआइसोमर बनेगा, और दोनों 50-50% में बनते हैं, तो इसका मतलब क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा, रेजमिक मिक्सचर बनता है। क्या बन गया ये, रेजमिक मिक्सचर। समझ में लगी ये चीज़ या नहीं समझ में आई, आगे। तो देखिए अब अगर मैं इस रिएक्शन का रेट निकालूं तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे। क्यों, देखो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में जितने भी आपके पास रिएक्टेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर रेट डिपेंड करता है। तो देखो ये स्लो स्टेप था, रेट डिटरमिनिंग स्टेप था, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही आ रहा था, ठीक है। तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ इसके ऊपर। यानी अगर हम SN1 की बात करें तो SN1 का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ RX पे, यानी एल्काइल हैलाइड के नेचर पे, कि एल्काइल हैलाइड का नेचर कैसा है वो ही रेट को डिसाइड करेगा। OH आयन कंसंट्रेशन कुछ भी डिपेंड नहीं करेगी। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ SN1 रिएक्शन की, तो जितनी मर्जी OH की कंसंट्रेशन हो, OH की जितनी मर्जी कंसंट्रेशन हो, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर OH तो हम ले ही नहीं रहे हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ OH कंसंट्रेशन है। तो आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ OH कंसंट्रेशन, तो ये आ जाएगा SN1। उसके बाद बात करते हैं हम SN2 की। SN2 में हमने क्या देखना, बैक साइड अटैक देखना। बैक साइड अटैक देखो तभी पॉसिबल होगा। अब देखो अगर मैं इसमें कोई बैक साइड अटैक करवाने की कोशिश करूं तो बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि पीछे क्या है, बल्कीनेस है। देखो इसके पीछे क्या है, CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप और CH3 ग्रुप, 3 CH3 ग्रुप है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है। उस केस में आपके पास क्या लगती है, SN2। देखिए क्या है आपके पास, अब आपको क्या लेना है, कम बल्की ग्रुप। कम बल्की ग्रुप यानी मैंने क्या ले लिया, सिंपल आपके पास मिथाइल ग्रुप ले लिया, ठीक है, मिथाइल हैलाइड। अब देखिए क्या है, मिथाइल हैलाइड है। अब क्या है आपके पास, कोई भी अगर बैक साइड स्पीसीज आना है इजीली आके इसके ऊपर अटैक कर सकता है। अब यहाँ पे हिंड्रेंस का केस नहीं है। हिंड्रेंस का केस क्यों नहीं, देखो यहाँ पे CH3 ग्रुप्स थे, CH3 ग्रुप बल्कि होते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिया, तीनों H ग्रुप। H ग्रुप बहुत छोटे ग्रुप होते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आके ईजिली क्या कर देगा, इस पर अटैक कर देगा। जब इसके ऊपर अटैक करता है तो आपके पास क्या बनता है, पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट में देखो क्या है, OH की बॉन्ड बनने को हो रही है, तो क्या हो जाएगा, OH की बॉन्ड बन रही है। उसी टाइम पे ये Br की बॉन्ड क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। बाकी किसी बॉन्ड पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इसको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन स्टेट। इसको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन स्टेट। देखिए यहाँ पे क्या बना था, इंटरमीडिएट बना था, यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो अब देखिए ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये फॉर्म हो रही है और ये क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस Br नेगेटिव क्या होगा, निकल गया। जो फर्स्ट स्टेप होता है इसके अंदर वो ही स्लो स्टेप होता है। अब देखिए अगर आप ध्यान दें तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास 2 स्पीसीज हैं, एक तो एल्काइल हैलाइड और ये OH नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दोनों के ऊपर। यानी अगर हम बोलें सिंपली के RX और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, इनके ऊपर रेट डिपेंड करेगा। समझ में लगी बात। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर मैं इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाता हूं, यानी OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ाता हूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मैं OH की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं RX की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना।
ठीक है, समझ में लगी बात ये। यहाँ पे आपके पास इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे आपके पास कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखी जाती है, यहाँ पे हम क्या देखा जाता है कि बैक साइड अटैक किस में ज़्यादा इजीली पॉसिबल हो पाएगा। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए यहाँ पे क्या होती है, जैसे यहाँ पे रेजमिक मिक्सचर बना था, यहाँ पे क्या होती है इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। देखिए पहले क्या थे, तीनों के तीनों H इस साइड थे, लेकिन रिएक्शन के बाद तीनों के तीनों OH क्या है दूसरी साइड पे चले गए, तो इस केस को हम क्या बोलते हैं इन्वर्जन। तो इस केस में आपके पास क्या बनता है इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है। इसमें देखिए क्या होता है रिटेंशन, जहाँ से OH गया था वहीं पे आके लग गया, यहाँ पे क्या होता है रिटेंशन, वहाँ पे क्या होता है इन्वर्जन होता है। ठीक है, समझ में लगे ये पॉइंट, कोई डाउट है इसमें? चलिए अब एक क्वेश्चन देखिए, फोर ब्रोमो 2 पेंटीन फोर ब्रोमो 2 पेंटीन upon reaction with NaI gives a product according to, यहाँ पे लिख दीजिए SN1 और आप बोल सकते हो इसको रिटेंशन, B SN2 रिटेंशन, C SN1 इन्वर्जन, D SN2 इन्वर्जन। ठीक है, एक ये रिएक्शन दे रखी है और आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये देखिए सबसे पहले सोल्व करने से पहले ही अगर आपको SN1 और SN2 आती है, आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। कौन कौन से? देखिए कभी भी SN1 के अंदर इन्वर्जन नहीं होती, अभी बताया था ना SN1 के अंदर रिटेंशन होती है, SN2 के अंदर रिटेंशन नहीं होती, तो 2 ऑप्शन आपके यहाँ से कैंसिल हो गए अगर आपको SN1 और SN2 की नॉलेज थी। अब वो स्ट्रक्चर बनाइए, देखिए 4 पे ब्रोमो है, एक दो तीन चार 2 पेंटीन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है आयोडाइड, I नेगेटिव आयन आना है। अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अब यहाँ पे 2 चॉइस हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है सेकेंडरी ग्रुप है, ये क्या है सेकेंडरी ग्रुप है। अगर सेकेंडरी ग्रुप है तो सेकेंडरी ग्रुप में SN1 भी हो सकती है और SN2 भी हो सकती है, सेकेंडरी के अंदर SN1 भी हो सकती है और SN2 भी हो सकती है। तो पहले क्या कीजिए, आप इसका कार्बोकैटायन बना के देखिए। आपने अगर आप कार्बोकैटायन बना के देखा, क्या कार्बोकैटायन स्टेबल है? क्या ये कार्बोकैटायन स्टेबल है? ये कार्बोकैटायन स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। देखिए यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगी, रेजोनेंस है तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। अगर कार्बोकैटायन स्टेबल है तो रिएक्शन क्या जाएगी SN1 से जाएगी और क्या होगी रिटेंशन होगी, इन्वर्जन नहीं होगी। SN1 से जाएगी, SN2 से नहीं जाएगी। समझ में लगी ये बात? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, आपको ये पता होना चाहिए। कुछ एग्जांपल तो आप ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो अगर आपको बेसिक नॉलेज है। उसके बाद थोड़ा सा रिएक्शन करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी देखनी है। अगर कार्बोकैटायन स्टेबल है तो आपके पास SN1 होगी, SN2 नहीं होगी। यहाँ पे जो कार्बोकैटायन था वो स्टेबल था, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रही थी। समझ में लगी ये चीज़ अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलिए, ये तो थी आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट कौन सी है आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए बेंजीन क्या है, टोटल 5 तरह की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। सबसे पहले हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब हम बात करें अगर क्लोरीनेशन या फिर ब्रोमीनेशन की, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन क्या होती है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। याद रखना अगर एनहाइड्रस AlCl3 लिखते हो तभी आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, इसमें अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन, जो भी आपने कंडीशन ली है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा था, यहाँ पे आपके पास H था,
यहाँ पे आपके पास H था, ये वाला H क्या होगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल यानी एज अ H पॉजिटिव निकल जाएगा। और जो दूसरा आपके पास फैक्टर आ रहा है वो भी क्या आएगा, एज अ पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पे आके ऐड होगा। ठीक है, एरो इस तरीके से नहीं, एरो बनेंगे इस तरीके से, मतलब ये इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, मैकेनिज्म आप बुक से देखना, खुद आपने काफ़ी बार कर रखा है +1 में, तो मैकेनिज्म्स की बजाय अब आपको मेन फोकस करना है इस पर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। वैसे ही दूसरी क्या होती है आपके पास, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या लेते हैं हम, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपके पास क्या आ जाती है, नाइट्रेशन, यानी नाइट्रो ग्रुप लग जाता है। तीसरी होती है सल्फोनेशन, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम क्या करते हैं इसमें ऐड करते हैं, तो क्या बन जाता है आपके पास, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, उसके बाद 2 रिएक्शन होती हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। देखो एल्काइलेशन का मतलब क्या है, एल्काइल ग्रुप ऐड होगा, तो हम इसको क्या कराते हैं, RX के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या हो जाएगा, R ग्रुप आके लग जाएगा, R ग्रुप आके लग जाएगा। ये थी एल्काइलेशन, लिख लीजिए ये हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, लास्ट में हम करेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। देखिए एल्काइलेशन और एसाइलेशन में क्या फ़र्क होता है, एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप लगता है और एसाइलेशन में ये क्या होता है, इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, एसाइल ग्रुप। तो ये वाला ग्रुप यहाँ पे आके अटैच्ड होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, RCOCl एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ही होगी ये रिएक्शन। डबल बॉन्ड है ये। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया, ये टाइप का कंपाउंड। समझ में लगा, तो ये आपके पास क्या थी, फ्रीडल-क्राफ्ट की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी 5 टाइप की। ठीक है, देखो जब आपके पास सिंपल बेंजीन था आपने ये रिएक्शन बहुत ईजिली कर दी। जब आपके पास ये एक बेंजीन था आपने ये रिएक्शन बहुत ईजिली कर दी, लेकिन मान लीजिए आपके पास बेंजीन के ऊपर पहले से ही एक ग्रुप प्रेजेंट है, तो जो दूसरा ग्रुप आएगा उसकी पोजीशन डिपेंड करेगा जो पहले से ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, समझ में लग रही है ये बात, चलिए यहाँ तक समझ में लगी है। 5 रिएक्शन कर दूँ अब इसको, यहाँ तक तो आपके पास केस बिल्कुल इजी था, आपने 6 की 6 पोजीशन क्या थी, इक्वल थी, तो आपने कहीं पे भी कोई भी ग्रुप लगाओ कोई उसकी टेंशन नहीं थी, जहाँ पे लगाओगे वहीं से एक नंबर उसको आप दे सकते थे। लेकिन अगर मैं बात करूँ, मैंने यहाँ पे क्या करा, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप लगा दिया। ठीक है, अब जब मैंने कोई यहाँ पे एक ग्रुप लगा दिया तो ये सारी की सारी पोजीशन अब इक्वल नहीं रही। अभी बेंजीन की जड़ी 5 पोजीशन बची हैं वो सारी की सारी इक्वल नहीं है। ये वाली जो फर्स्ट पोजीशंस होंगी उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्थो पोजीशन। उससे अगली जो होंगी उसको क्या बोला जाता है, मेटा पोजीशन। और जो लास्ट वाली होगी उसको क्या बोला जाता है, पैरा पोजीशन। ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो देखिए अब जो भी हम इलेक्ट्रोफाइल इसमें ऐड करेंगे वो कौन सी पोजीशन पे आगे लगेगा, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे एक्स का नेचर कैसा होगा। वो डिपेंड करता है कि एक्स का नेचर कैसा होगा। तो देखिए आपके पास वैसे जनरली 2 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, एक होता है ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट, एक होता है मेटा प्रोडक्ट। ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट और एक क्या होता है, मेटा प्रोडक्ट। समझ लग रही है बात, ठीक है। अब देखिए हमें क्या पता चलेगा कि ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट कब बनेगा और मेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा। सिंपल सी एक चीज बात याद में रखनी है, अगर कल आपने जो रेजोनेंस करवाया था, मैंने रेजोनेंस में एक्स बताया था कि कैसे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, अच्छे से देखना आता है। अगर आपके पास ये एक्स जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर X जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होगा, और अगर जो ये X है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो क्या होगा, मेटा डायरेक्टिव होगा। ठीक है, X अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होगा, अगर X इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो वो क्या होगा, मेटा डायरेक्टिव होगा। बस एक इतनी सी छोटी सी बात याद रखनी है और कुछ नहीं याद रखना। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फिनोल, मिथोक्सी,
एनिलीन, NHCOCH3, हैलोजेंस, और क्या बचता है आपके पास CH3 ग्रुप। तो जब भी आपके पास कुछ इस टाइप के ग्रुप्स होंगे, ठीक है, समझ में लग रहा होगा आपको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कल मैंने बताया था अच्छे से कौन कौन से ग्रुप हैं, ठीक है। अगर इस टाइप के कोई भी ग्रुप होंगे तो वो क्या होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास दूसरे टाइप के, मतलब कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ठीक है, एसिड के डेरिवेटिव्स, ठीक है, एनहाइड्राइड, जितने भी एसिड के डेरिवेटिव्स हैं वो सारे अगर आपके पास होंगे तो क्या मिलेगा आपको, मेटा प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर है ये चीज़, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो 5 पहले जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लगाई थी वो इन सब पे ऑपरेट हो सकती है। बस आपको देखना क्या पड़ेगा कि प्रोडक्ट कौन सा आएगा, ऑर्थो पैरा आएगा या फिर मेटा आएगा। ऑर्थो पैरा तब आएगा जब आपके पास एक्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, मेटा तब आएगा जब आपके पास वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। क्लियर है ये चीज़। तो ये थी आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने 2 तरीके की पढ़ी है, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक में हमने क्या पढ़ा है, SN1 और SN2। SN1 किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। अगर कार्बोकैटायन स्टेबल है तो SN1 होगी, अगर कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है तो हम SN2 देखेंगे। SN2 में फिर हम क्या देखेंगे कि बल्कीनेस नहीं होनी चाहिए, अगर बल्कीनेस होगी तो बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसके बाद हमने कंसंट्रेशन देखी, किस पे क्या डिपेंड करता है। उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने देखा कि इफेक्ट ऑफ X ग्रुप क्या होगा। अगर X क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो आपके पास ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज क्या बनेगा, मेटा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है।